नमस्कार साथियों, अध्ययन मेंटर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जैसा कि हमने चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की लास्ट वीडियो में सिर्फ और सिर्फ सेल के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि मैंने टाइप्स ऑफ सेल और सेल क्या होती है इसके बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में कि आखिर कैसे एक कोशिका बनी होती है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक एनिमल सेल का एक डायग्राम तैयार किया है। इस एनिमल सेल में मैंने देखा है कि इस कई सारे कंपोनेंट से मिलकर के ये पूरी एक सेल तैयार हुई है, जिसमें सबसे पहला पार्ट मैंने लिया सेल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी अपैरेटस, स्मूथ एंडोरेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये कुछ पार्ट मैंने एनिमल सेल से लिए हैं, जिसमें कि मैं आपको सभी को पर्टिकुलर एक एक करके बताने वाला हूं। अभी मैं सबसे पहले बात करने जा रहा हूं सेल मेम्ब्रेन की। क्या होती है सेल मेम्ब्रेन, कैसे बनी होती है, इन सब बारे में भी हम बताएंगे। सबसे पहले मैंने लिया सेल मेम्ब्रेन। इट इज अ फ्लेक्सिबल थिन लिविंग लेयर। किसी भी सेल में, किसी भी सेल की जो आउटर सेल है, आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। द आउटर लेयर ऑफ अ सेल, इट इज अ फ्लेक्सिबल थिन एंड लिविंग लेयर। इट इज अ फ्लेक्सिबल थिन एंड लिविंग लेयर। इट इज अ सेल मेम्ब्रेन। इट इज अ सेल मेम्ब्रेन। इट इज एसपीएम। एसपीएम का मतलब है यहाँ पर सेमी प्रिएम्बल मेम्ब्रेन। सेमी प्रिएम्बल मेम्ब्रेन्स। ये एक सेमी प्रिएम्बल मेम्ब्रेन्स है, जैसा कि ये एक अर्धपरागम्य झिल्ली सेमी प्रिएम्बल मेम्ब्रेन्स है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस इसी के थ्रू ही सेल के अंदर आते हैं या बाहर जाते हैं। तो ये इन और आउट की जो प्रोसेस है उसकी वजह से ही इसको कहा गया है सेमी प्रिएम्बल मेम्ब्रेन्स। इट्स द मेन फंक्शन क्या है, अगर मेन फंक्शंस की बात करें, मेन फंक्शन, तो इसका जो मेन फंक्शन है वो है कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। सिर्फ और सिर्फ सेमी प्रिएम्बल मेम्ब्रेन होने की वजह से ही जो भी सब्सटेंसेस हैं वो किसी भी सेल के अंदर या बाहर आ और जा सकते हैं। सब्सटेंसेस में जैसे कि CO2, O2 का आना जाना, वाटर का आना जाना, फूड का आना जाना, ये सब जो प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन की, वो सेमी प्रिएम्बल मेम्ब्रेन होने की वजह से ही पॉसिबल हो पाती है किसी भी सेल में। जस्ट आफ्टर, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। ये लिपिड और प्रोटीन्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन्स की बनी होती है। और जिस प्रोसेस से ये बनकर के तैयार होती है उसको कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। जिस प्रोसेस से ये बनकर तैयार होती है वो कहलाती है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। एंड अब बात करें, अभी मैंने बताया था कि इट कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स, यानी कि कैसे इसमें सब्सटेंस आते हैं और कैसे बाहर जाएंगे, ये कौन सी प्रोसेस होगी। तो इसमें एक प्रोसेस है डिफ्यूजन और एक प्रोसेस है ऑस्मोसिस। मोस्ट ऑफ द गैसेस, जो गैसेस किसी भी सेल में प्रोसेस करेंगे, क्या प्रोसेस करेंगे? गैसेस। गैसेस का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो डिपेंड करेगा एक प्रोसेस है डिफ्यूजन। केमिस्ट्री में भी आपने डिफ्यूजन की प्रोसेस पढ़ी होगी, तो उसी प्रोसेस के थ्रू ही गैसियस का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा डिफ्यूजन की प्रोसेस के लिए। डिफ्यूजन की प्रोसेस की अगर बात करें तो डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच, मैं लिखे दे रहा हूं, डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस in which which matter move from high concentration to low concentration।
यानी किसी भी सेल में गैसियस ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है वो एक डिफ्यूजन के प्रोसेस है। मान लिया ये एक सेल है, दिस इज अ सेल, ये है सेल, ठीक है। इसमें जो भी होगा एक ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होगी, रिस्पायरेशन की प्रोसेस होगी, जिसमें O2 इसके अंदर आएगी और CO2 बाहर जाएगी। हमें पता है कि सेल के अंदर CO2 का अमाउंट ज़्यादा होगा क्योंकि CO2 हाई कंसंट्रेशन में होगी सेल के अंदर और O2 होगी आउटसाइड, O2 आउटसाइड होगी और CO2 का हाई कंसंट्रेशन अंदर की ओर होगा। तो जब ये सेल रिस्पायरेशन की प्रोसेस में आएगी तब हम क्या देखेंगे कि CO2 जो है वो सेल के बाहर जाएगी, बिकॉज CO2 का कंसंट्रेशन इस सेल के अंदर ज़्यादा होगा, इस वजह से ये बाहर जाएगी। और ऑक्सीजन जो कि ब्लड में हमारे होगी, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इस सेल के अंदर की अपेक्षा बाहर ज़्यादा होगा, जिस वजह से O2 इस सेल में आ पाएगी, ठीक है। यही प्रोसेस हमारी डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू ही ये प्रोसेस पूरी हो पाती है। ये जो प्रोसेस है वो डिफ्यूजन के थ्रू ही प्रोसेस हो पाती है। और जो दूसरी प्रोसेस है वो ऑस्मोसिस, क्या प्रोसेस है? ऑस्मोसिस, मेनली वाटर के लिए, मेनली वाटर के लिए। ये जो सेल होती है इसमें 90% तक लगभग वाटर इसमें भरा हुआ होता है, लगभग 90% पानी इसमें भरा होता है। इस वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक प्रोसेस है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस इन विच, अगर यहीं पे हम ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बता दें तो ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस इन विच वाटर मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जैसे ये एक सेल है, ये एक सेल है, इस सेल में अगर पानी, वाटर की मात्रा मैंने बताया 90% तक भरी होता है लगभग। अगर इसमें ये पानी का ट्रांसपोर्टेशन होगा, यहाँ पर O2 CO2 का ना होकर के अगर पानी का ट्रांसपोर्टेशन होने लगे, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होने लगे, तो वही प्रोसेस कहलाएगी ऑस्मोसिस प्रोसेस कहलाने लगती है। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस इन विच द वाटर in a cell move from high concentration to low concentration. This is the process is called osmosis. ये osmosis process जो it is work on the basis of law of diffusion. एक तरह से कह दे तो ये लॉ ऑफ डिफ्यूजन के ही प्रोसेस पर ये प्रोसेस वर्क करती है, ठीक है। तो अभी तक हमने आपको सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में बताया कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है एक फ्लेक्सिबल थिन लिविंग लेयर होती है, जिसको हम SPM सेमी प्रियम्बल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। सेमी प्रियम्बल इस वजह से कहते हैं क्योंकि इससे सब्सटेंसेस अंदर और बाहर जाने का काम करते हैं, जिसमें इसका मेन फंक्शन जो है कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मटेरियल। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इसका जो प्रोसेस है एंट्री एंड एग्जिट की वो होती है डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन के थ्रू गैसियस, मोस्टली जो गैसियस ट्रांसपोर्टेशन है वो गैसियस के थ्रू, जो डिफ्यूजन के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। और जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन है वो इसी के थ्रू ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू हुआ हो पाता है। डिफ्यूजन की मैंने डेफिनेशन लिखी, डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच अ मैटर मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। बट वाटर इज मेनली वर्क फॉर वाटर के लिए अगर होगा तो ऑस्मोसिस की बात करेंगे। ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस इन विच वाटर मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जस्ट आफ्टर ऑस्मोसिस की अगर हम बात करें तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन एक होती है कि द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू SPM यानी सेमी प्रियम्बल मेम्ब्रेन्स सेमी प्रियम्बल मेम्ब्रेन, यही होता है ऑस्मोसिस। जैसा कि अभी हमने बताया था कि पानी के मूवमेंट के लिए ही ऑस्मोसिस को जाना जाता है, वाटर कैसे किसी सेल में कर पाएगा। ये भी एक प्रोसेस, इसमें तीन तरह से इसमें केस बनेंगे, तीन केसेस बनेंगे। नंबर फर्स्ट केस बनेगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। इसको मैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बताने जा रहा हूँ। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एक सेल को हम यहाँ पर लेकर जा रहे हैं, जिसमें कोई एक सेल है जो कि इसके अंदर जो कि कंसंट्रेटेड है। कैसा है? ये कंसंट्रेटेड है जो कि एक डिल्यूटेड मीडियम में रखी हुई है। डिल्यूटेड मीडियम का मतलब है, माना कि इसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, वाटर 80% है
और अदर सब्सटेंस जो भी सॉल्यूट हमने लिया है वो 20% है। और जस्ट इसी बिल्कुल ऐसा ही अंदर मान लिया वाटर जो है, वाटर का अमाउंट 20% है और जो सॉल्यूट है वो 80% है। तो ऐसा जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा, जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन द सॉल्यूट। अमाउंट ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन द सॉल्यूट, ऐसा जो सॉल्यूशन होगा वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। ऐसे में क्या होगा कि जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में क्या करेगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा। अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा। यही जो होगा वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। नंबर 2, इसी की जगह पे हम एक और है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। पूरा बिगाड़ नंबर 2, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इस आइसोटोनिक सॉल्यूशन में माना कि कोई एक सेल है जो एक ऐसे मीडियम में रखी हुई है जहां पर अमाउंट ऑफ वाटर और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बोथ आर इक्वल टू इन बोथ साइड। यानी कि माना कि वो सेल के अंदर भी पानी की मात्रा और सॉल्यूट दोनों सेम अमाउंट में है, और ऐसा ही बाहर है, ऐसा ही बाहर है जिसमें वाटर और सॉल्यूट दोनों अंदर बाहर बिल्कुल सेम है। तो ऐसे में क्या होगा कि ना तो पानी बाहर जाएगा और ना ही अंदर आएगा। कहने का मतलब पानी का अमाउंट चाहे अंदर जाए बाहर जाए, इसमें पूरी प्रोसेस में ये पूरा जो प्रोसेस होगी इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नंबर 3, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, जब हमारी सेल किसी एक ऐसे मीडियम में है जो कि एक कैसा मीडियम है, वो डिल्यूटेड मीडियम था, ये होगा कंसंट्रेटेड मीडियम, जिसमें कि सेल के बाहर वाटर का जो अमाउंट है वो कम होगा और सॉल्यूट है वो ज़्यादा होगा। और जस्ट इसका बिल्कुल अपोजिट, वाटर इसमें ज़्यादा होगा और सॉल्यूट इसमें कम हो, वाटर इसमें ज़्यादा होगा, सॉल्यूट इसमें कम होगा। ये जो प्रोसेस होगी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। इसमें क्या होगा, जो वाटर है वो मोस्टली क्या करेगा, इस सेल से बाहर आएगा, क्योंकि हमें पता है लॉ ऑफ डिफ्यूजन यही कहता है कि कोई भी मैटर क्या करता है, कोई भी मैटर हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर ही बाहर आता है। यहाँ पर पानी का कंसंट्रेशन कम है, इस वजह से जो हमारा वाटर है वो इस सेल के बाहर आएगा। ठीक है, इसी से एक रिलेटेड प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस। अमीबा जो है, अमीबा एक यूनिसेलुलर सेल है जो कि अपना जो फूड है वो एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू ग्रहण कर पाता है। एंडोसाइटोसिस के बारे में भी हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। एंडोसाइटोसिस, एक प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस। ये मोस्टली अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए अमीबा अपना जो भोजन है, फूड है, वो कैसे ग्रहण कर पाता है, तो वो प्रोसेस है एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस है। क्योंकि हमें पता है जो सेल मेम्ब्रेन्स होती है, जो ये सेल मेम्ब्रेन्स एक सेमी प्रियम्बल मेम्ब्रेन्स है, जिससे कि कोई भी सब्सटेंस अंदर या बाहर जा सकता है। चूंकि एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन्स है, द फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, ये एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन्स है। फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन्स होने की वजह से ही अमीबा की अगर हम बात करें, मेनली अमीबा की, तो अमीबा अपना भोजन इसी फ्लेक्सिबिलिटी की ही सहायता, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से ही जो उसका फूड है वो अमीबा की जो सेल है उसके अंदर आ पाएगा और बाहर जा पाएगा। तो एंडोसाइटोसिस की अगर डेफिनेशन की बात करें तो एंडोसाइटोसिस अगर हम लिखना चाहें तो लिख दें द फ्लेक्सिबिलिटी
flexibility of cell also enables to cell engulf in food and other materials from its external environment. Such process is called endocytosis. Example, अमीबा। जो अमीबा है, अमीबा जो अपना फूड है वो इसी प्रोसेस के थ्रू ही ग्रहण कर पाता है, क्योंकि ये द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल आल्सो इनेबल्स टू सेल इनगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सच प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। अमीबा इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। अमीबा जो है अपना भोजन जो ग्रहण करता है वो इसी प्रोसेस के थ्रू ग्रहण कर पाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सेल वॉल के बारे में। ये अब हमारा होगा सेल वॉल। क्या होती है सेल वॉल? तो आइए हम बात करेंगे सेल वॉल के बारे में। हम बात करते हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल क्या होती है? तो जैसा कि मैंने बताया था कि इस सेल मेम्ब्रेन्स के ऊपर एक लेयर होती है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में ही प्रेजेंट होती है। इस सेल मेम्ब्रेन्स के ऊपर एक रिजिड लेयर होती है, एक बहुत ही कठोर लेयर होती है जो कि सेल वॉल कहलाती है। इट ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स ओनली, प्रेजेंट इन प्लांट्स ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ पौधों में ही पाई जाती है। जो सेल वॉल है ये सिर्फ और सिर्फ पौधों में ही पाई जाती है। कैसी होती है? तो इट इज अ रिजिड एंड नॉन लिविंग सेल। ये एक रिजिड और नॉन लिविंग बॉल होती है, एक निर्जीव बॉल होती है जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि प्लांट को स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा पाता है। यही सेल्यूलोज की ही बनी होती है सेल वॉल। इट प्रोवाइड्स, जो मेन फंक्शन है इसका, इस सेल वॉल का जो मेन फंक्शंस हैं वो है प्रोवाइड रिजिडिटी। रिजिडिटी मीन्स होता है कठोरता, यानी कि उसको जो किसी भी पौधा है, यानी कोई भी पौधे के अंदर जो रिजिडिटी होती है उसकी जो टेंसिल होती है वही रिजिडिटी कहलाती है। एंड टेंसिल्स, स्ट्रेंथ, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल स्ट्रेस एंड इन्फेक्शन। इट मेंटेन द शेप ऑफ प्लांट सेल एंड रेजिस्ट वाटर प्रेशर। इतना काम होता है सेल वॉल का। किसी भी पौधे का, कहने का मतलब प्रोटेक्शन करने का काम, उसकी सुरक्षा करने का काम जो होता है वो इस सेल वॉल का होता है कि इस सेल वॉल से कैसे भी बाहर का बैक्टीरिया आकर के पौधे में किसी भी तरह की हानि ना पहुंचाए। जो भी मैकेनिकल स्ट्रेस है, मैकेनिकल स्ट्रेस का मतलब है कि उसको जिस तरह से हम लोग खींचते हैं, कोई भी पौधा को पकड़े और उसके स्टेम को खींचे या तोड़े मरोड़े, तो उन सब में जो मैकेनिकल स्ट्रेस लगता है वो सब प्रोवाइड कराने का जो काम होता है वो इस सेल वॉल का ही होता है। तो सेल वॉल का बहुत ही मेन फंक्शन है प्लांट में, जो कि प्रोवाइड रिजिडिटी, टेंसिल स्ट्रेंथ, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल स्ट्रेस एंड इन्फेक्शन। इट मेंटेन द शेप ऑफ प्लांट सेल एंड रेजिस्ट वाटर प्रेशर। तो जैसा कि अब देख लिया कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है सेल वॉल का प्लांट में। जस्ट आफ्टर हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियस। चलिए अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। चलिए बात करते हैं हम न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस क्या होता है। तो न्यूक्लियस जो होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेल। किसी भी सेल का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है न्यूक्लियस। जैसे मनुष्य के लिए दिमाग का काम होता है, वही काम होता है किसी भी सेल के लिए न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट सेल ऑर्गेनल, मोस्ट प्रोमिनेंट सेल ऑर्गेनल। इसको आल्सो कॉल्ड
ब्रेन ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल, इसको कोशिका का दिमाग भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ अ सेल आर डिपेंड ऑन न्यूक्लियस। किसी भी सेल की जो भी फंक्शंस होंगे वो डिपेंड करेंगे न्यूक्लियस पर डिपेंड करेंगे, ठीक है, इसीलिए इसको ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि इसकी जो खोज थी, इट इज डिस्कवर्ड बाई, यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं, इट इज डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट ब्राउन। इट इज डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इस न्यूक्लियस की खोज कर पाई थी, इसको डिस्कवर कर पाया था रॉबर्ट ब्राउन ने। इट रेगुलेट द सेल फंक्शन, यानी कि जितने भी कोशिका के कार्य होंगे उनको रेगुलेट करने का, उनको संपादित करने का काम इसी न्यूक्लियस का होगा। इट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट, ये 2 पार्ट से मिलकर के बना हुआ एक ऑर्गेनल है, जिसमें कि सबसे पहला पार्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। कहाँ पर है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स? तो जैसा कि हम देख रहे हैं, इस न्यूक्लियर की एक आउटर मोस्ट सेल है, एक न्यूक्लियर की एक जो बाहर साइड में एक वॉल है, एक मेम्ब्रेन्स है, यही मेम्ब्रेन्स ही कहलाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट इज द सेम स्ट्रक्चर एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, इट इज द सेम स्ट्रक्चर एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की तरह से ही इसका स्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स क्या होती है तो मैं बता दे रहा हूं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स is outer covering membranes of न्यूक्लियस। किसी भी न्यूक्लियस जो कवरिंग मेम्ब्रेन है वही कहलाती है न्यूक्लियस। इट इज प्रिएम्बल इन नेचर, and contain pores on its surface, इन्हीं जो पोर्स होंगे इसके ऊपर, कंटेन पोर्स ऑन इट्स सरफेस कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स, स्ट्रक्चर जो होता है बिल्कुल सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की ही तरह इसका भी होता है। और ये जो मेम्ब्रेन्स होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स इज आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन्स ऑफ न्यूक्लियस, इट इज प्रिएम्बल इन नेचर एंड कंटेन पोर्स ऑन इट्स सरफेस कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में कि क्या होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। चलिए बताते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इट इज कलरलेस, dense fluid surrounded by न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ढका हुआ एक कलरलेस गाढ़ा फ्लूइड होता है जिसमें कंटेन न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम। इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में ही न्यूक्लियस और क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। अभी क्रोमोसोम को तो एक पूरी अच्छी तरह से हम इसको बाद में पूरी तरह डिफाइन करेंगे, अभी हम देख लेंगे कि न्यूक्लियस क्या होते हैं। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पर न्यूक्लियस के बाहर साइड में एक छोटी सी इस तरह की एक परागमनी झिल्ली पाई जा रही है, किस तरह की मेम्ब्रेन्स पाई जा रही है, एक छोटा सा, वही कहलाता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो क्या होता है न्यूक्लियस? तो न्यूक्लियस के बारे में हम लिख रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियस स्फेरिकल बॉडी
एक स्फेरिकल बॉडी होती है इसकी, गोल होता है, और जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है स्फेरिकल बॉडी, एंड not surrounded by, not bounded by membranes, not bounded by membranes. It is not bounded by membranes and it is rich in protein. It is rich in protein. It is rich in protein and RNA. It produce राइबोसोम। राइबोसोम, ये राइबोसोम क्या होते हैं? तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो दिया गया है ये रफ एंडोरेक्टिकुलम है। इनमें क्या है, जो ये इस तरह के ये जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहे हैं आपको, यही राइबोसोम कहलाते हैं। इनका काम क्या होता है ये भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। इट इज नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, इट इज रिच इन प्रोटीन एंड इट इज रिच इन प्रोटीन एंड आरएनए, इट इज प्रोड्यूस राइबोसोम, ठीक है। अब इसी से ही हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं कि न्यूक्लियोइड क्या होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड it is primitive nucleus, it is not surrounded by एनी मेम्ब्रेन्स, ठीक है। न्यूक्लियोइड क्या होते हैं? एक प्रिमिटिव न्यूक्लियस होते हैं, नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन्स। इनमें किसी भी तरह की इस तरह मेम्ब्रेन्स ना होने की वजह से ही ये न्यूक्लियस ना होकर के न्यूक्लियोइड कहलाते हैं, और इसी वजह से ही प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को हम डिफाइन कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस आपको बता दिया है। न्यूक्लियोप्लाज्म में एक पार्ट आपका रह जाएगा क्रोमोसोम। क्या रह जाएगा? क्रोमोसोम या क्रोमेटिक मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल, जिसमें डीएनए की बात हम मोस्टली करेंगे और जीन की बात करेंगे। क्रोमेटिन मटेरियल की बात करेंगे, ये हम आपको लास्ट में बताएंगे क्रोमोसोम्स के बारे में पूरा डेरिवेट करके, कितने होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म। अब हमें मेनली बात करनी पड़ेगी सेल ऑर्गेनेल के बारे में। किसके बारे में? सेल ऑर्गेनेल के बारे में। सेल ऑर्गेनेल में हम बात करेंगे मेनली माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, एंडोरेटिकुलम, और आपकी कई चीज़ों के बारे में, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, इन सब की बात हम जो करेंगे वो सेल ऑर्गेनेल करेंगे, जिसके लिए हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये हमारा आपका जो पार्ट था ये न्यूक्लियस तक का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।